नमस्कार दर्शकों, आपका चंडीगढ़ स्पीक्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं श्रीमती प्रियंका मेहतानी, जो कि भारतीय विदेश सेवा से हैं और चंडीगढ़ में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी हैं, यानी रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर। इनके अधीन चंडीगढ़, पंजाब के 12 जिले और हरियाणा के 12 जिले आते हैं। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि पासपोर्ट का क्या महत्व है, किस तरह पासपोर्ट बनवाया जा सकता है और अगर आपके पास कोई समस्या आ जाए तो उसका क्या समाधान है। प्रियंका जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल कि पासपोर्ट होना क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है पासपोर्ट होना? कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वह पर्यटक हैं, चाहे वे पढ़ने जाना चाहते हैं या व्यापार के लिए जाना चाहते हैं, तो पासपोर्ट एक आवश्यक दस्तावेज है। इसी कारण जो भी भारतीय नागरिक बाहर जाना चाहते हैं उनके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। तो पासपोर्ट होना तो अनिवार्य है, लेकिन पासपोर्ट बनवाया कैसे जाए, कौन पासपोर्ट बनवा सकता है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन सा नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है? भारत का प्रत्येक नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है। इसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। अगर आप 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं तो आपको 10 साल का पासपोर्ट मिलेगा। अगर आप 18 वर्ष की आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आपको 5 साल का पासपोर्ट मिलेगा। तो वर्ग अलग अलग हैं, लेकिन भारत का प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वो इस दस्तावेज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैडम, इसका सारी प्रक्रिया क्या है, किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कितना समय लगता है, वो भी हमें बताइए। पासपोर्ट एप्लीकेशन बहुत ही एक सरल प्रोसेस है। भारत सरकार ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है विद इन द प्रोसेस कि आज के दिन अगर किसी व्यक्ति के पास कंप्यूटर या प्रिंटर भी नहीं है, वो भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुजारिश करूंगी दर्शकों से कि 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए। पहली बात, अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है passportseva.gov.in, उसी पे अप्लाई करिए। जो फीस वहाँ पे मेंशन्ड है उतनी ही पे करिए। कई बार क्या होता है, बहुत अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं जो कहती हैं कि आप हमारे यहाँ से पासपोर्ट की सेवा ले सकते हैं, और वो बहुत कहीं ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना चार्ज करती हैं उसी सेवा के लिए। तो ना ही वो अधिकृत हैं और ना ही वो भारत सरकार की वेबसाइट हैं। तो सबसे पहले कोई भी आवेदक है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। एक और हम लोगों ने एप्लीकेशन निकाला है एम पासपोर्ट सेवा ऐप, उस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आएंगे। पहला आता है आपके पास कि आपका फ्रेश कैटेगरी पासपोर्ट है या री इशू कैटेगरी पासपोर्ट है। फ्रेश कैटेगरी पासपोर्ट उनका होता है जिनके पास आज तक कभी पासपोर्ट नहीं उन्होंने होल्ड किया। अगर आपके पास पासपोर्ट था, उसकी एक्सपायरी हो गई है या वो गुम हो गया है, तब भी आपकी कैटेगरी री इशू कैटेगरी होती है, वो फ्रेश कैटेगरी के तहत नहीं आता। हम कई बार देखते हैं कि आवेदक को लगता है कि हमारे पास पासपोर्ट था लेकिन एक्सपायर हो गया है, तो अब मैं दोबारा फ्रेश में अप्लाई करूं। तो कृपया ये गलती ना करें। उसके अलावा उसके बाद एक कैटेगरी होती है नॉर्मल या तत्काल। तो हम लोगों की वेबसाइट पे एक एडवाइजरी है जिसको हम तत्काल एडवाइजरी बोलते हैं, जिसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन कौन सी कैटेगरीज तत्काल के लिए क्राइटेरिया में फॉल करती हैं। जैसे अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है, या अगर आप अपना नाम बदल रहे हैं, या आप अपना जन्म स्थल बदल रहे हैं, तो आप तत्काल कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जब हम तत्काल की आपको सुविधा देते हैं तो हम आपसे ज़्यादा दस्तावेज एक्सपेक्ट करते हैं। हम आपके 3 ID कार्ड मांगते हैं। तो अगर आपके पास वो ID कार्ड नहीं है, या आपके ID कार्ड में अलग अलग चीज़ है, अगर आपके पिता का नाम एक ID कार्ड में कुछ और है, दूसरे में कोई और है, तो आप तत्काल के लिए ना अप्लाई करिए। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो आवेदक को ध्यान रखनी चाहिए जब वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। उसके अलावा मैं यही बताना चाहूँगी कि हमारी भारतीय सरकार, जो भारत सरकार है, उसका कोई भी ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है पासपोर्ट के लिए। तो अगर कोई आपको
थर्ड पार्टी ये क्लेम करता है कि हम ऑथोराइज्ड हैं आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो सरासर गलत है। और आप प्लीज़ उस झांसे में मत फंसिए। हमारा सभी भाषाओं में वेबसाइट पे उपलब्ध है। बहुत ही सरल तरीके से हमने चीज़ें समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ दिक्कत हो, आप हमारे 34 सेक्टर के दफ्तर आके हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा ये केस है, हम आगे कैसे बढ़ें। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि आपकी जो वेबसाइट है, जो कि passportseva.gov.in, या तो उस पर जाएं या फिर जो आपकी ऐप है एम सेवा, एम पासपोर्ट सेवा, उसके ज़रिए आप अप्लाई करें। लेकिन इस क्षेत्र में, खास तौर पर पंजाब हरियाणा में, बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कंप्यूटर नहीं जानते और वो सारा प्रोसीजर खुद नहीं कर सकते। उस स्थिति में वो लोग एजेंट्स के पास चले जाते हैं, जैसा आपने अभी कहा। तो उनसे बचने के लिए क्या तरीका है और क्या उनको करना चाहिए, ये बताएं। इसके लिए यही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हमारे वेबसाइट पे वीडियोस उपलब्ध हैं। आप वीडियो देख के समझ सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म बहुत ही सरल है। उसमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जन्म स्थल, पेरेंट्स का नाम, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, जो हम सबके पास उपलब्ध होता है। तो मेरी यही आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है, हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र लुधियाना में भी है, अंबाला में भी है। इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ 12 पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हुए हैं पंजाब और हरियाणा की 12 पोस्ट ऑफिसेस में। तो अगर आपको कभी भी ऐसे लगता है कि हमें ये नहीं समझ आ रहा है, आप पहले किसी सरकारी दफ्तर के पास जाएं, उनसे पूछिए कि ये हमारा क्राइटेरिया है, हम इसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे भी एक दस्तावेज संबंधी डॉक्यूमेंट एडवाइजरी दिया गया है, जिस पे अगर आप अपना एंटर करेंगे पर्टिकुलर कि मेरा ये केस है, मैं ऐसा पासपोर्ट चाहता हूँ, तो वो आपके सामने आ जाएगा कि आपको इन दस्तावेज़ों की ज़रूरत है। तो सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये कोशिश की है कि कोई भी आवेदक हैं, उनके पास सारी जानकारी एक ही स्थान पे उपलब्ध हो, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। प्रियंका जी, अभी आपने जिक्र किया पासपोर्ट सेवा केंद्र और ये आपका क्षेत्रीय कार्यालय, इन दोनों में क्या अंतर है? जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है उसको हम टेक्निकल टर्म में बैक ऑफिस कहते हैं, और जो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वो हमारे फ्रंट ऑफिस हैं। तो एक तरह से जो भी एप्लीकेंट, आवेदक की तरफ से जो भी कार्रवाई है वो सारी पासपोर्ट सेवा केंद्र में कंप्लीट की जाती है। उनकी फ़ोटोग्राफ, उनके बायोमेट्रिक सब पासपोर्ट सेवा केंद्र में होते हैं। जो उसके बाद सारा कार्य होता है, जैसे हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, उसके बाद पासपोर्ट को प्रिंट करते हैं और फिर पोस्ट से डिस्पैच करते हैं, वो सारा हमारा क्षेत्रीय कार्यालय जो कि 34 सेक्टर है वहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे केस होते हैं जो थोड़े से जिन पे थोड़ी सी ज़्यादा गंभीरता से हमें उनको देखना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी ने पहली अपनी कोई जन्म तिथि एक ली है, अब वो दोबारा अप्लाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने उस समय गलत लिया था, अब हमारी जन्म तिथि ये है, तो हमें उस केस को थोड़े ज़्यादा गौर से देखना पड़ता है। तो वो सारे केस हम लोग अपने बैक ऑफिस यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय में कंप्लीट करते हैं। प्रियंका जी, जब कोई पासपोर्ट बनाने बैठता है तो उसके पास बेसिक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए उसको उस समय? जो अगेन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हर जो केस होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर किसी का फ्रेश केस है तो वो आज की तारीख में आधार कार्ड के बेसिस पे अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारी डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, एक होता है ECR कैटेगरी, एक होता है ECNR कैटेगरी। ECNR कैटेगरी होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। उसके लिए हमें आपका मैट्रिकुलेशन या 12वीं का कागजात चाहिए होता है कि आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया है। अगर आपका केस है जहां आप अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं या आप अपना
प्लेस ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं तो हमें अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो अगर मैं यहाँ पे सारे दस्तावेज बताने लगी तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसीलिए पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट एडवाइजरी है जिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सेप्ट होते हैं वो दिए गए हैं। इसी माध्यम में मैं ये बोलना चाहूँगी कि सरकार ने अभी डिजी लॉकर का भी उपयोग शुरू किया है, और डिजी लॉकर एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट सेवा केंद्र में। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे डिजी लॉकर एक्सेप्ट का एक बटन है, एक नीला बटन दिया गया है, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आपकी डिजी लॉकर ऐप जो एक ऑनलाइन ऐप है वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट आपका हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। अगर आप ये सुविधा चूज़ करते हैं तो जब आप पासपोर्ट सेवा केंद्र आ रहे हैं आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर का नहीं उपयोग कर रहे हैं तो मेरी यही विनती है कि आप लोग जब आएँ अपना ओरिजिनल भी लाएँ और साथ में एक फ़ोटोकॉपी सेट भी लाएँ जो आप सेल्फ अटेस्ट करके लाएँ। हाँ, जैसा कि आपने बताया प्रियंका जी, मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना या एक ऐसा मोबाइल जहाँ पे आप बहुत सेवी हों और उसको जल्दी से चला सकें। ऐसे लोग जो कंप्यूटर नहीं चला सकते उनकी मदद कहाँ की जाती है, किस तरह वो एप्लीकेशन भरें ताकि वो एजेंट से बच पाएं? अब हम ये समझते हैं कि आज के दिन वैसे तो डिजिटल इंडिया के तहत हमारी सरकार बहुत ऐसे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़े एंड भारत का हर एक नागरिक के पास ना सिर्फ एक स्मार्टफोन उपलब्ध हो बट उसके पास इतनी नॉलेज हो कि वो उसका पूरी तरीके से उपयोग कर पाए। और हम लोग अपने क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका पूरी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने अभी ये भी घोषणा की है कि ईज़ ऑफ लिविंग के तहत हम लोग अपना पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 ला रहे हैं जिसमें हम ई पासपोर्ट भी ला रहे हैं जो चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी पे होगा। तो आज के दिन में मुझे ऐसे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे चारों तरफ है एंड हमारे जो नागरिक हैं वो भी उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं एंड उसको पूरी तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं। प्रियंका जी, आपका कोई हेल्पलाइन नंबर भी होगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको कोई समस्या आ जाती है किसी कॉलम पर, जैसा आपने कहा ECR नॉन ECR, वहाँ पर कंफ्यूजन है, तो वो जानने के लिए उस हेल्पलाइन नंबर भी बताइए और किस तरह आप वहाँ पे उसको अप्रोच कर सकते हैं। जी, हमारा नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री है, उसका वो है 1800-258-1800। ये 24/7 अवेलेबल सुविधा है एंड ये भारत की हर भाषा में उपलब्ध है। तो अगर किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो RPO चंडीगढ़ की वेबसाइट है उस पे हमारे फ़ोन नंबर भी उपलब्ध हैं। तो अगर किसी कारणवश आपको रीजन स्पेसिफिक कुछ जानकारी चाहिए और आपको लगता है कि टोल फ्री की जगह हमें सीधा RPO चंडीगढ़ के दफ्तर में हमें बात करनी है तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट से हमारा नंबर भी ले सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से ये हेल्पलाइन नंबर बता दूं, 1800-258-1800। तो आप इस टेलीफोन नंबर पे किसी भी समय किसी भी दिन 24/7 इस नंबर पे डायल कर सकते हैं और कोई भी जानकारी, कोई भी मुश्किल, कोई भी असुविधा हो रही हो उसकी उनसे मदद ले सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैडम, एक बार फॉर्म भर दिया गया उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? जब एक बार फॉर्म भर दिया गया उसके बाद एक अपॉइंटमेंट डेट मिलता है। उस अपॉइंटमेंट डेट आप अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र जो भी आपको दिन मिलता है आप उस दिन पे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं। जब आप जाते हैं आपका फ़ोटोग्राफ होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं एंड जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद हम
अगेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक हमने एम पुलिस पासपोर्ट सेवा ऐप बनाई है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो एप्लीकेशन यूज़ होती है। जब हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन आ जाती है, उसके बाद हम पासपोर्ट प्रिंट करके उनको इंडिया पोस्ट से डिस्पैच करते हैं। प्रियंका जी, हम अपनी चर्चा यूं ही जारी रखेंगे। उससे पहले हमने कुछ पासपोर्ट एप्लीकेंट से, आवेदकों से बात की और उनकी मुश्किलें उनसे जानी और उनसे बातचीत की। आइए जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहते हैं। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ। ठीक है जी, उस तो होल्ड होने तो बाद 3 महीने हो गया जी, सानू अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। ठीक है जी, बहुत 5 मिनट में साइट खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। अब मेरे 3-4 चक्कर लग गए हैं जिधर चंडीगढ़ में। तो हमने पासपोर्ट वेबसाइट पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा हुआ था, तो हमें दिक्कत है जो नॉर्मल साइट है उस पर तो ये अपडेट हो नहीं रहा। तो हमने तत्काल में डाला है, तो तत्काल में मैंने सपोर्ट मिली है, तत्काल के साथ में मैंने डेट मिली हुई है, तो उसके चार्जेज एक्स्ट्रा है। तो उसमें भी 1 महीने के बाद डेट मिली। और दूसरी जो वेबसाइट है इनकी नॉर्मल वेबसाइट है, उस पर तो अपडेट नहीं हो रहा टाइम, ना ही उस पर डेट आ रही, कोई ना कुछ उसमें आ रहा है, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है। और तत्काल में अपडेट हो रहा है, तत्काल में। मैं मदन लाल सनाम से अपनी मिसेज का पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए आया था। 11 बजे का टाइम था, 2 बज गए। 3 घंटे के लिए इतनी, देखो इतना रश है, इतनी पार्किंग खड़ी है, ना कोई बैठने की सुविधा, ना पानी 60 रुपये का गिलास मिल जाएगा गर्मी का, 200-300 रुपये लगा के भी गुजारा नहीं है। इतनी इनकम होने के बावजूद भी गवर्नमेंट को कोई सुविधा नहीं है। मेरा नाम हरप्रीत ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ 4 ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਨੇਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ भी अपना काम छड़ के आना पै रहा है। प्रियंका जी, हमने 4 लोगों से बात की, तो बताइए कि पहले उन्होंने कहा कि बहुत समय लग रहा है जी। तो उसका बताइए क्या कारण है। जी, ये जो आपने अभी दिखाया, किसी भी आई थिंक रोबस्ट सिस्टम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहलू होता है ग्रीवेंस रिड्रेसल। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल को हमें अलग अलग तरीके से करते हैं। आज के दिन हम लोगों की 80 इंक्वायरी अपॉइंटमेंट रिलीज़ होती हैं, जिसके तहत कोई भी आवेदक पासपोर्ट बैक ऑफिस यानी कि सेक्टर 34 में आके अपना केस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन फिर हमें जब फीडबैक मिला कि ये इससे ज़्यादा डिमांड है, हमने अब वॉक इन इंक्वायरी शुरू किया है और पिछले 10 दिन में हम लोग हर रोज़ 200 आवेदकों से मिलके उनकी जो समस्याएं हैं उनको कोई सल्यूशन देने का हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई दूर है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें प्लीज़ ईमेल भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस rpo.chandigarh@mea.gov.in है। अगर आप हमें ईमेल अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भेजते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो जो फ़ोन नंबर और जो ईमेल एड्रेस है वो आप ही का हो, आप प्लीज़ किसी थर्ड पार्टी का ना भरें। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमें आपको कोई सूचना देनी होती है, एंड अगर हम वो आपको नहीं दे पाते क्योंकि आपने कुछ गलत ईमेल एड्रेस या कोई गलत फ़ोन नंबर भरा है, तो आपका जो प्रोसेस है वो डिले होता जाता है। तो कोशिश करिएगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं बिल्कुल ठीक ईमेल एड्रेस, ठीक फ़ोन नंबर हो। तो अगर आपके ईमेल एड्रेस से हमें ईमेल आता है, हम उस पर उसी समय एक्शन लेते हैं। हम करीब आज के दिन 200 ईमेल प्रतिदिन देख रहे हैं। उसके अलावा हम लोग 300 लोगों को वॉक इन इंक्वायरी अपॉइंटमेंट के तहत देख रहे हैं। प्रियंका जी, आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि आप इतने लोगों की इंक्वायरीज कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान दे रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि सही ईमेल आईडी दें और सही टेलीफोन नंबर दें, ताकि आपकी अगर कोई भी शिकायत है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान हो सके। और जैसा आप और भी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग हैं, उनको 4 चक्कर लगाने पड़े। ऐसी स्थिति में अगर उनको जानकारी होती तो उनको क्या करना चाहिए था? जैसे अगर उनको जानकारी होती तो यही था कि अगर वो हमें ईमेल भेजते अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, तो हम उसी समय उस केस पे एक्शन लेते।
दूसरा, हम लोग इस महीने से अगले 15 दिनों में एक और शुरू कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि कई लोगों को कंप्यूटर का इतना ज्ञान नहीं होता है, कि कई लोगों को ईमेल नहीं आता है, तो हम लोग अपना एक फ़ोन नंबर लोकल मीडिया में रिलीज़ करेंगे, और हर बुधवार 12 से 2 के बीच में आप उस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके जो भी आपका केस है वो हमें बता सकते हैं। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, हम उस आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से वो व्हाट्सएप पे एक्सेप्ट करेंगे, बट मेरा वही होगा कि आपको रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से ही वह हम एक्सेप्ट करेंगे, थर्ड पार्टी फ़ोन नंबर से नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, मुझे लगता है किसी ने बोला था कि अपॉइंटमेंट साइकिल लंबा है, नॉर्मल में नहीं मिल पा रहा। इसके लिए भी हम लोगों ने इनिशिएटिव्स काफ़ी लिए हैं। हम लोगों की फरवरी में 20,000 अपॉइंटमेंट एक हफ्ते में रिलीज़ हो रही थी। आज के दिन हमारी 27,000 अपॉइंटमेंट रिलीज़ हो रही हैं। अगले सोमवार से हम लोगों के पास मोबाइल वैन्स आई हैं, 4 मोबाइल वैन्स आई हैं, जो अलग-अलग जगहों पे जाके एप्लीकेंट से पासपोर्ट के कागज़ लेंगी, उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो लेंगी। हमने अपने 34 सेक्टर के दफ्तर में एक मिनी पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किया है, जो प्रतिदिन 360 अपॉइंटमेंट लेता है। तो हम हर दिन प्रतिदिन यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के लिए ये प्रोसेस और सरल बना सकें, और जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जब भी हमारे सामने आ रही हैं, जो सामने आ रही हैं, वो हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएँ। प्रियंका जी, मुझे लगता है लोगों की जानकारी बढ़ रही है और वो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसीलिए ये नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। और उन नंबर्स को हम धीरे धीरे, जैसे आप बहुत सी अभी समाधान निकाल रहे हैं, आने वाले समय में ये प्रोसेस और शीघ्र आप कर पाएंगे। और भी हमारे कुछ जो इन्होंने जो सवाल पूछे उसका भी अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो बताइए कि और क्या क्या आप करने जा रहे हैं आने समय में। इसके अलावा जैसे अमेनिटीज़ हो गई, हमारा यही कोशिश है कि जैसे डिमांड बढ़ रहा है तो हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र भी उसी हिसाब से बढ़ें। पर्याप्त मात्रा में जगह अवेलेबल हो, लोगों की जो भी सुविधाएं हैं हम उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये बताया है कि हम लोग अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र की लोकेशन भी बदलने वाले हैं। तो जब हम लोकेशन बदलेंगे, उसके साथ हम वहाँ पे यही इंश्योर करेंगे कि हर तरह की सुविधा हो, चाहे वो पार्किंग स्पेस हो, चाहे वो बैठने की जगह हो, चाहे वो जलपान की सुविधा हो। तो हमारा यही कोशिश है कि एट एवरी स्टेज हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करें, बिकॉज डिमांड बढ़ रहा है एंड हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही बेहतर होता जाए। प्रियंका जी, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जब कोई आवेदक अपॉइंटमेंट लेकर आता है, फिर उसको बाहर क्यू में क्यों खड़ा होना पड़ता है? उसे क्यू में इसलिए खड़ा होना पड़ता है बिकॉज हर स्लॉट में हमारे पास इक्वल डिवीजन होता है ऑफ एप्लीकेंट्स। तो हमें उनके डॉक्यूमेंट जो हैं हर तरह से चेक करने पड़ते हैं कि उन्होंने किस तरह की अपॉइंटमेंट ली है, वो उस अपॉइंटमेंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं या नहीं लाए हैं। तो जब वो हम चेक कर रहे होते हैं, थोड़ा सा वेट करना हो जाता है एंड बट द प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ। क्योंकि हम बातें ही शिकायतों की कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो हमें यह भी बताइए कि अगर किसी की कोई भी समस्या, छोटी सी भी चाहे समस्या हो, तो वो किस तरह आप तक पहुंच जाए, शिकायत कहाँ दर्ज करे, क्या प्रोसीजर है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमने वॉक इन शुरू कर दिया है, तो अगर आपका कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी ग्रीवेंस है, आपका राष्ट्रीय स्तर पे भी और हमारे यहाँ लोकल स्तर पे भी देयर इज़ सफिशिएंट अवेलेबिलिटी। अगर आपका कोई भी कंप्लेंट है, आप हमारी पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पे ऑन अ नेशनल लेवल उसको दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लोकल लेवल पे करना है, हमारे साथ करना है, आप हमारे ऑफिस में कभी 9 से 5:30 के बीच में कभी भी आ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, हम उसका समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुझे विश्वास है कि इस जानकारी के साथ हम सभी अब अगर पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट लेना चाहते हैं, वो सारी प्रक्रिया जान चुके हैं, तो आप पासपोर्ट अप्लाई कीजिए, इस सुविधा का लाभ उठाइए। और एक अहम डॉक्यूमेंट है आपका, एक पहचान पत्र है
आप बाहर जा सकते हैं, पासपोर्ट बनवाइए। आप कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम के आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नमस्कार।